Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss laws of chemical combination. बच्चों सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट का ये लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन यानी कि लॉज ऑफ केमिकल, ये हो गया कम्बिनेशन। बच्चों ये जो लॉ है यानी दिच लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, ये केवल अप्लाई होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बच्चों अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आते हैं बच्चों, फर्स्ट इसमें जो लॉ है हम बोलते हैं उसे लॉ ऑफ, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, प्रीवियस अपने पिछली क्लास में, लॉ ऑफ बच्चों क्या है ये, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बच्चों इन 17 और 89 में इस लॉ को दिया था, किसके थ्रू, बाय एंटोनी लेवोजियर। ये थे बाय एंटो, ये हो गया बच्चों ये लेवोजियर। इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। ये रियल कहा जाए, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हें दिया गया है, उपाधि इनको दी गई थी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री से बच्चों वो किया गया था, नाम दिया गया था, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास जो होता है, जो उस रिएक्शन होने के बाद भी मास जो है बिल्कुल, यानी जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही बच्चों प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। यानी मास लॉस नहीं होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। तो उन्होंने यही लॉ दिया था कि ये लॉ दिया था कि मास इज created, neither created nor destroyed in chemical reaction। किसमें, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन केमिकल रिएक्शन। इसे बच्चे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चों, हम इसे बोलते हैं मास, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल रिएक्टेंट होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट होगा आफ्टर रिएक्शन भी। तो यहाँ पर हम ये बेटा ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल or chemical change, the total mass of products, the total हम कह सकते हैं the total mass of
प्रोडक्ट्स remains equal to कह सकते हैं बच्चों टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ बच्चों क्या होता है ये रिएक्टेंट, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है कब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ क्या हो गया बच्चों ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमने बता लिया 2KClO3 2KClO3 ये हमने बेटा क्या किया, इसको हमने हीट किया। कितना लिया था बिफोर रिएक्शन, यानी पहले रिएक्शन शुरू होने से पहले हमने कितना लिया था बेटा 4.48 ग्राम हमने यहाँ बच्चों लिया था। ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन यानी रिएक्शन जब हुआ, ठीक है, जब रिएक्शन होने के बाद हमने देखा कि ये क्या बन जाता है बच्चों 2KCl क्या बनता है ये 2KCl। ठीक है, अब ये बच्चे बन गया 3 ये बन गया O2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए ये हम आते हैं यहाँ से, तो यहाँ बच्चों ये हो गया आपका, इसमें KCl की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, KCl बेटा हो जाएगा ये 2.75 ग्राम के। ठीक है ना बच्चों, ये 2.75 क्या हो गया आपका ग्राम हो गया। ठीक है ना, 2.75 ग्राम हो गया। और ये कितना हुआ ये आपका, ये बच्चों हो गया 1.73 ग्राम। और हम टोटल हम इसको ऐड कर दें, यानी ऑक्सीजन हो गया, यानी KCl कितना हुआ, पोटेशियम क्लोराइड कितना हो गया 2.75 ग्राम, और बेटा ऑक्सीजन कितना हुआ 1.73 ग्राम। यानी टोटल हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमें कितना आ गया 4.48 क्या हो गया बच्चों ग्राम। यानी कि जितना ये रिएक्टेंट है बेटा उतना ही क्या है ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल बच्चों हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया H2 ले लिया बच्चों, प्लस बेटा हमने ले लिया O2। ठीक है, तो ये क्या बन गया H2O, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। तो ये बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 इधर है बेटा 2 इधर है। ठीक है, बैलेंस है। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो ये भी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। तो अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्शन होता है तो कितना बन जाता है ये 36 ग्राम किसका फॉर्मेशन होता है वाटर का, क्या बन जाता है वाटर। ठीक है ना, यानी 4 ग्राम ये या 32 ग्राम, यानी ये हो गया आपका 36 ग्राम, और फिर बच्चों ये हो गया आपका ये 36 ग्राम के, यानी टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट के, यानी रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों प्रोडक्ट के। तो ये क्या कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बेटा फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स, जब हाइड्रोजन गैस क्या होती है बर्न्स होती है जलती है, तो क्या हमें मिलता है बच्चों, तो विथ किसके साथ ऑक्सीजन के साथ टू इल्ड वाटर फॉर्म इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट। अब आते हैं बच्चों दूसरा लॉ है सेकंड लॉ, ये इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या आर कंपोजिशन भी कह सकते हैं या डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या
और कह सकते हैं कंपोजिशन, या हम कह सकते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट, यह हो गया बच्चों डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट और कंपोजिशन, या कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसे किया था किसने? 1799 में बाय जोसेफ प्राउट्स के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, किसके थ्रू हुआ था? जोसेफ, जोसेफ और कौन थे बच्चों? प्राउस्ट। ठीक है। इन्होंने कहा कि एलिमेंट, इन्होंने ये बोला कि एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, ऑलवेज कंबाइंड, हमेशा कंबाइंड होते हैं, हमेशा क्या होते हैं बच्चों? कंबाइंड होते हैं। इज फिक्स्ड रेशियो, यानी उनका एक रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ऑफ देयर क्या कह सकते हैं बच्चों? एटॉमिक क्या होता है बच्चों? वेट का। ठीक है। अब इसमें कैसे हो गया? एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो वाटर दुनिया के किसी भी कोने में बने, चाहे सी का वाटर हो या रेन का वाटर हो या फिर आप पॉन्ड्स तालाब का वाटर हो, कहीं भी वाटर आपको होगा, तो वाटर का जो रेशियो होगा बच्चों 2 × 16, यानी ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन 1 एटम है, 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, ठीक है, एटॉमिक वेट 1 है बेटा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेशियो हो गया बच्चा 1 और 8, यानी वाटर कहीं भी बनेगा वर्ल्ड में, चाहे जहाँ बने वाटर, समुद्र का हो या हम कह सकते हैं पॉन्ड्स का हो या वर्षा का हो, कहीं से भी वाटर बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसका रेशियो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा? 1 और 8 का ही रेशियो होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। दूसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है? कार्बन 12 होता है, और ये क्या है? 2 एटम है बेटा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और 8, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कहीं भी हो, वो किस रेशियो में होता है बच्चों? 3 और 8 के रेशियो में हमेशा बेटा होता है। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों आते हैं थर्ड लॉ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो बच्चों ये थर्ड लॉ है आपका, थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इसे किसने किया था? इन एंड 18 बच्चों, ये इन 03। ठीक है। किसके थ्रू हुआ था बच्चों ये? किसके? बाय डाल्टन। डाल्टन ने इसे दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल क्या बोला था? प्रपोर्शन। इन्होंने कहा था कि डिफरेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इन्होंने कहा कि डिफरेंट वेट ऑफ एलिमेंट कंबाइन किससे करते हैं? एक फिक्स्ड वेट ऑफ एलिमेंट के साथ, जो सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में होते हैं। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं कि डिफरेंट वेट, हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे? डिफरेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? ये डिफरेंट वेट ऑफ एलिमेंट that combine with a fixed weight, that combine with a fixed weight, with a fixed weight। सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो, किसके? सिंपल न्यूमेरिकल, ये होते हैं बच्चों रेशियो में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखिए कैसे होता है ये। जैसे बच्चों आपने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर। तो हमने लिया एग्जांपल कि हाइड्रोजन अब कंबाइन कंबाइन करता है विथ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, टू फॉर्म वाटर, तो बनता है टू फॉर्म वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने लिया बच्चों ये हाइड्रोजन हो गया, अब बच्चों ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या बनाता है, ये आपका बन गया H2O। ठीक है। मान लीजिए 2 ग्राम ये है, 16 ग्राम ये है, और ये है कितना, 18 ग्राम। ठीक है। अब बच्चों हमने लिया फिर H2 हुआ बच्चों यहाँ पे, फिर बच्चों O2 हुआ, और ये आपका हो गया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये बन गया आपका 2 ग्राम, ये था 32 ग्राम ये हुआ बच्चों, और ये बन गया आपका कितना हो गया, ये 34 ग्राम। ठीक है बेटा। अब बच्चों आते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो होता है हम कह सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 16 ग्राम ये हो गया, और कितना होता है मास ऑफ ऑक्सीजन का 60 ग्राम ये हो गया, 32 ग्राम ये हो गया, 62 ग्राम यानी 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो विच कंबाइन द फिक्स मास किसके साथ हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया 2 ग्राम के, कितने के हो गए बच्चों, ये 2 ग्राम। ठीक है, यानी हो गया 16 कर सकते हैं, और ये 32, यानी 1 और 2 का रेशियो हो गया, 1 और ये 2 का रेशियो हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। इसे मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लिया बच्चों, ये बेटा हमने लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया बेटा। तो कंबाइन टू फॉर्म क्या कर दिया, ये कंबाइन, जब कंबाइन होते हैं तो टू फॉर्म क्या करते हैं बच्चों, 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे N2O, N2O बन गया, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड। NO हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या हो गया ये, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना बेटा। और N2O3 क्या हो गया, N2O3 क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई, ये हो गया ऑक्साइड के। ठीक है। अब आते हैं N2O4, अब ये क्या क्या, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये आपका बन गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। अब बच्चों हो गया N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नहीं डाई नाइट्रोजन क्या हो गया आपका, ये अच्छे से लिखिए, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड बन के देखिए 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं बच्चों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ये बेटा ये 4th लॉ है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इन 1792 बाई किसके द्वारा? रिचर के थ्रू उन्होंने दिया था, रिचर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा था कि टू एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं सेपरेटली किसके? थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है ना, यानी कहा कि टू एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ, यानी टू एलिमेंट रहते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल क्या करते हैं? उससे कंबाइंड करते हैं, मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, क्या कहता है बच्चों? व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine separately with same weight, with same क्या होते हैं बच्चों? वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे रेशियो इन विच डू क्या होता है? सेम है, रेशियो इन विच डू क्या होता है बच्चों? ये सेम होता है। जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे सल्फर और हमने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं सल्फर और इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन। तो ये हो गया बच्चों, हो गया सल्फर और ये हो गया बच्चों, क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कंबाइंड किसे करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। कैसे करते हैं? बिल्कुल सेपरेट सेपरेट, ये भी सेपरेट कंबाइंड करता है, ये भी सेपरेट कंबाइंड करता है। ठीक है ना, दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं। एंड कंबाइंड विथ हाइड्रोजन सेपरेटली, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कंबाइंड विथ हाइड्रोजन सेपरेटली क्या बनाते हैं? टू फॉर्म बनाते हैं बच्चों, H2S। ठीक है, H2S बनाया और इसके बाद बच्चों क्या बनाते हैं? और देखिए H2O, दो का क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया बच्चों? लॉ ऑफ रेसी इस तरह से बच्चों हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये लेक्चर नंबर 7 है। अब बच्चों हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट टॉपिक अब अगले लेक्चर में बेटा हम करेंगे। ठीक है, ओके।